Assalamualaikum to all. I am here to teach about course code Bio 303. कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशनशिप देखा था। आज हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज का रिलेशनशिप देखते हैं। जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है ना, उसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेरिएबल होता है जो कि डिपेंड कर रहा होता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पे और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम डेल्टा जी प्राइम नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें जिसके अंदर स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी रिवर्सिबली गिव्स द स्मॉल सी एंड कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। ये आप लोगों को रिलेशनशिप दिया गया है। डेल्टा जी इज इक्वल टू चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी माइनस आर टी नेचुरल लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम देखें ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको ये हम रिएक्शन जो दिया गया है इसके अंदर जो स्मॉल सी और कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी एंड कैपिटल डी ये प्रोडक्ट है और ये जो रिएक्शन हमें दिया गया ये रिएक्टेंट है स्मॉल ए अल्फा स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी एंड कैपिटल बी ये रिएक्टेंट है। अगर हम ये वाली वैल्यू प्रोडक्ट की जगह पे ये वाली सी प्लस ये वैल्यूज़ अगर पुट करें तो हम ये देखें नेक्स्ट रिलेशनशिप ये बना डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी प्राइम नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम प्रोडक्ट। इसके अंदर ये कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पुट करेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी स्मॉल सी मोलर कंसंट्रेशन डी रेज टू पावर स्मॉल डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन बी। ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया। और जो फ्री एनर्जी चेंज है ना रिएक्शन की, वो ये पता चलाती है कि रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी है या नहीं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा इसका मतलब क्या है कि हमारी जो एक्चुअल फ्री एनर्जी है ना वो नेगेटिव ही होगी। और अगर नेगेटिव भी होगी और एक ये नेगेटिव कब होगी जब फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी लेस होगी कम होगी रिएक्टेंट की निस्बत, तो तब हम कहेंगे उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन जो टर्म होती है हम यूज़ करते हैं ना कंसंट्रेशन, वो इक्वेशन के अंदर इफ़ेक्ट का पता चलाती है, उसको हम मैक्स सेक्शन भी कहते हैं। और जो टर्म दी गई होती है ये जैसे कि मोलर कंसंट्रेशन में मोलर कंसंट्रेशन सी रेज टू पावर स्मॉल सी मोलर कंसंट्रेशन डी रेज टू पावर स्मॉल डी ओवर मोलर कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर स्मॉल ए मोलर कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर, इसको हम मैथ सेक्शन रेशियो इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये वाली इक्वेशन जो हमने ये देखी है अब वो इनकी जगह स्मॉलर ये मोलर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की जगह हम यहाँ पे मैथ रिएक्शन इक्वेशन रेशियो लगा देंगे, डेल्टा क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा हम देखें अगर स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर किसी भी रिएक्शन को जनरल रिएक्शन लें हम उसके अंदर अगर हम देखें जो होता है ना कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कभी भी इक्वल नहीं होगी एक दूसरे के और ना ही वो कंसंट्रेशन वन के इक्वल होगी। ये आप लोगों ने इस बात जहन में रखनी है। और जो एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज है ना वो उसको इक्विलिब्रियम पे देखें तो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो ज़ीरो होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। जब ये देखें डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये फिर हमारे पास वो तो ज़ीरो हो गया, वो तो निकल गया इस इक्वेशन से। फिर हम जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना प्लस आर टी नेचुरल लॉगरिथम मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन भी हमने यही देखा था कि वो इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसकी जगह पे हम ये के प्राइम इक्विलिब्रियम लगा देंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव आर टी नेचुरल का हम ये पॉजिटिव हो रहा है, उधर जाके दूसरी तरफ भी जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। हमारी जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था इस रिलेशनशिप को। आप वो नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव कर हो गया हमारे पास कि जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है ना वो माइनस आर टी को पता है आप लोगों को, आर जो होता है गैस कॉन्स्टेंट होता है, टेम्परेचर जो होता है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर इसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीग्रेड और आर कांस्टेंट की भी वैल्यू होती है 8.3 जॉल ओवर मोल इंटू केल्विन। नेचुरल लॉगरिथम के इक्विलिब्रियम ये आ गया मेरे पास रिलेशनशिप। अगर अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ना
वो सिक्वेंशियल रिएक्शन के लिए हमेशा एडिटिव होती है। एडिटिव का क्या मतलब है कि वो उनकी हम उसको अगर टोटल निकालें स्टैंडर्ड एनर्जी का, तो वो इंडिविजुअल रिएक्शंस के लिए उसकी इंडिविजुअल रिएक्शंस कितने भी एनर्जी होगी ना वो प्लस हो जाएगी, फिर हमारे पास टोटल आ जाएगी स्टैंडर्ड एनर्जी। तो आगे हम ये प्रिंसिपल हमें दिया गया है कि ये जो प्रिंसिपल बायोएनर्जेटिक्स की एक्सप्लेन करता है कि कैसे थर्मोडाइनामिकली एंडरगोनिक रिएक्शन जो होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, और जब हम इन्हें हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शन के थ्रू के साथ जुड़वाते हैं, कपल इनका जब बनता है एक थ्रू कॉमन इंटरमीडिएट के थ्रू एंटरगोनिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व हो रही होती है पॉजिटिव एनर्जी, और हाईली एक्सर्गोनिक रिएक्शन जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इस प्रिंसिपल को किस तरह ये हम अपनी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कैसे एंटरगोनिक रिएक्शन कपल बनाते हैं एक्सर्गोनिक रिएक्शन के साथ थ्रू द कॉमन इंटरमीडिएट के ज़रिए, और ये फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। हम इसको एग्जांपल को देखते हैं। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट बनेगा ना, ग्लूकोज 6 फास्फेट कैसे बनेगा, ग्लूकोज और प्लस 1 फॉस्फेट का एटम, तो जो ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट का एक एटम बना देगा ग्लूकोज 6 फास्फेट, और इनकी जो वाटर होगा इनके अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये स्टैंडर्ड एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 13.8 किलो जॉल पर मोल। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है स्टैंडर्ड एनर्जी की, जो ये बता रही है कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर रहा। हम लोगों ने देखा ना जब स्टैंडर्ड एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो हमें पता चल रहा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर रहा। हाइड्रोलिसिस जब होगी एटीपी की, हाइड्रोलिसिस जब एटीपी के अंदर वाटर को ऐड करें तो वो एडीपी और एक फॉस्फेट का एटम देते हैं कि वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सर्गोनिक है। एक्सर्गोनिक का मतलब एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसमें। अगर हम ये रिएक्शन देखें ATP प्लस H2O इज इक्वल टू ADP प्लस PI, और इनके अंदर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, स्टैंडर्ड एनर्जी हमारे पास आ रही है -30.5 किलो जॉल पर मोल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों रिएक्शंस को ये कैसे कौन से कॉमन इंटरमीडिएट शो करते हैं। अगर हम दोनों रिएक्शंस को ये ग्लूकोज 6 फास्फेट वाला और ये ADP हाइड्रोलिसिस के ATP वाला, इसको हम ये रिएक्शन नंबर 1 है हमारा, ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट दे रहा है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रही है, रिएक्शन नंबर 1 हो गया। और रिएक्शन नंबर 2 हमारे पास है ATP की हाइड्रोलिसिस हो रही है, ATP प्लस H2O ADP प्लस PI। ये हम देखें कि इनके अंदर कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा है। तो आप फर्स्ट रिएक्शन के देखें कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा है, H2O। वो H2O सेकंड रिएक्शन के जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके प्रोडक्ट में अंदर वाटर है, और ये सेकंड रिएक्शन के रिएक्टेंट के अंदर वाटर है, तो वो सेम ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये फर्स्ट रिएक्शन के रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास फॉस्फेट का एटम है, और ये सेकंड रिएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास फॉस्फेट का एटम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर हमारे पास क्या बचेगा अगर हम सम करें दोनों रिएक्शंस का, तो ये ग्लूकोज प्लस ATP दे रहा हमें ADP प्लस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसकी हम ओवरऑल स्टैंडर्ड एनर्जी चेंज कैसे हम करते हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा है कि वो ऐड होती हैं वैल्यू इंडिविजुअल रिएक्शंस की। तो ये स्टैंडर्ड एनर्जी टोटल इज इक्वल टू, उधर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा था तो एनर्जी 13.8 किलो जॉल थी। जब हाइड्रोलिसिस हो रही ATP की तो एनर्जी रिलीज़ हुई है, यहाँ पे ये एंटरगोनिक है और ये यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो हमें पता चले ये एक्सर्गोनिक है। तो ये -35 इनमें से अगर इनको माइनस करेंगे तो ये -16.7 इसकी स्टैंडर्ड एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने ये भी पढ़ा था थर्ड लेक्चर के अंदर, जो स्टैंडर्ड एनर्जी है ना वो एक मैथमेटिकल वे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का किसी भी रिएक्शन के लिए। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो वो ग्लूकोज 6 फास्फेट ओवर ग्लूकोज एक फॉस्फेट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ग्लूकोज 6 फास्फेट हमारा मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है, और ग्लूकोज इंटू फॉस्फेट ये मोलर कंसंट्रेशन ग्लूकोज इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट। तो इनकी ये वैल्यू हमें दी गई है, इस 3.9 × 10⁻³ ओवर इनवर्स मोलरिटी
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हाइड्रोलाइसिस एटीपी की हाइड्रोलाइसिस के लिए हमें दिया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ओवर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एडीपी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एडीपी इनटू पीआई, ये मोलर कंसंट्रेशन फॉस्फेट 1 और ओवर एटीपी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एटीपी। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 2 × 10⁻⁴ मोलैरिटी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कपल्ड रिएक्शन के लिए आएगा तो हम इसको देख लेते हैं। ये ग्लूकोज ये प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट ये रिएक्शन के मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्शन 1 की है, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट वाले की और ये हाइड्रोलिसिस एटीपी वाले की, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट्स के हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और इनके ये जो डिनोमिनेटर के अंदर हमें रिएक्टेंट दिए गए हैं ग्लूकोज और मोलर कंसंट्रेशन ग्लूकोज और फॉस्फेट की और ये एटीपी की मोलर कंसंट्रेशन, ये डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो न्यूमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें ये वैल्यू दी गई है इसके, हमने अभी देखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये जो ग्लूकोज 6 फास्फेट की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो दिया गया और एडीपी वाले के में अंदर जो दिया गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास 7.810 की रेज़ पर 2 आ जाएगी। तो ये इक्वेशन जो हमने लिस्ट्रेट क्या कर रही है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये कैलकुलेशन हमने ये दिखाने के लिए की है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव होंगे। जो इनके प्रोडक्ट होंगे ना इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये 2 रिएक्शंस के लिए वो हमेशा ओवरऑल रिएक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होंगे और जो स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी वो हमेशा एडिटिव रहेगी। ये आप लोगों ने बात जहन में रखनी है। जो स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जी चेंज है वो हमेशा एडिटिव रहता है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव रहेंगे। हम लोगों ने देखा ना न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ डिनोमिनेटर के साथ। जो एनर्जी स्टोर होती है ना एटीपी के अंदर, ये ग्लूकोज 6 फास्फेट की सेंसिस के लिए यूज़ होती है और ये बनाते हैं ग्लूकोज, इसके थ्रू फिर बनते हैं ये जो कि बनते हैं हमने देखा है ग्लूकोज 6 फास्फेट की सेंसिस के लिए एटीपी यूज़ होती है जो कि ग्लूकोज 6 फास्फेट बन रहा है ग्लूकोज और फॉस्फेट के एटम से। तो ये हम लोगों ने ये देखा है कि ये सारा प्रोसीजर ये स्ट्रेटजी तभी वर्क करेगी जब हम किसी भी कंपाउंड के एटीपी कंटिन्यूसली देते रहेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन। जो होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन वो वाले केमिकल रिएक्शन होते हैं जहाँ पे एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज़ के अंदर है। मतलब रिएक्टेंट अगर सॉलिड फेज़ में है ना तो प्रोडक्ट भी सॉलिड में होगा, रिएक्टेंट लिक्विड में है तो प्रोडक्ट भी हमारे लिक्विड में, हम फिर कहते हैं ये होमोजेनियस केमिकल रिएक्शन है। और हेटेरोजेनियस केमिकल रिएक्शन वो वाले होते हैं रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट जो होते हैं ना 2 या 2 से ज़्यादा फेज़ के अंदर होते हैं। मतलब अगर एक रिएक्टेंट सॉलिड में या दूसरा लिक्विड में होगा, दूसरा एक प्रोडक्ट फिर उसके अंदर गैस में आ जाएंगे, ऐसे मतलब डिफरेंट फेजेस के अंदर होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और ये ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है ना, इसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। इसको ये बताता है कि ना जब सिस्टम के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस सिस्टम फेस कर रहा है, जैसे कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या फिर प्रेशर चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर ये वो रिस्पॉन्ड करेगा एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट को स्टोर करने के लिए, रीस्टोर करेगा एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट को। उसको हम ली चैटलियर प्रिंसिपल कहते हैं। तो नेक्स्ट अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सेल्स डिस्कस करूँगी, लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।